आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी, जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इमरजेंसी प्रोविजन या आपातकाल प्रावधान के बारे में, और आज पढ़ेंगे दोस्तों उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संविधान का संशोधन या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दिया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। इसमें क्या क्या प्रावधान है दोस्तों, एक बार उसको देख लीजिए आप लोग। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वह केवल लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, वहां पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई प्रायर रिकमेंडेशन अर्थात सिफारिश नहीं लेनी पड़ती है। और अगला है दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के असहमत होने पर किसी भी प्रकार का ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त समिति का कोई भी प्रावधान नहीं है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक के केस में। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है वह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको अपनी स्वीकृति या संस्तुति देनी ही पड़ेगी संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल के केस में। और अगला पॉइंट है दोस्तों, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वह किसी कैबिनेट के मंत्री द्वारा या निजी व्यक्तियों द्वारा लाया जा सकता है। तो निजी व्यक्तियों मतलब हम बताए हैं दोस्तों आपको पिछली क्लास में कि निजी व्यक्ति मतलब सिर्फ सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, और वह मंत्री नहीं होना चाहिए, तब उसे कहेंगे निजी व्यक्ति या प्राइवेट मेंबर। उसके बाद आप लोग आगे देखिए कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है वह कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जो संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है दोस्तों वो 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन अर्थात अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और दूसरा है दोस्तों संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन अर्थात अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। और तीसरा है दोस्तों संसद के विशेष बहुमत द्वारा और 50% राज्य विधानमंडलों की संस्तुति द्वारा संशोधन। तो यही 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं भारतीय संविधान में। तो इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट अर्थात संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो साधारण बहुमत लाने के लिए दोस्तों संसद के जिस भी सदन में साधारण बहुमत लाया जाता है उस सदन के कुल क्षमता के 50% या आधे सदस्य से ज़्यादा मौजूद होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। जैसे समझने के लिए देखिए यही कोई सदन हो गया अपने संसद का जिसका कुल क्षमता है 300, तो 300 का 50% निकालेंगे दोस्तों तो वो आएगा 150। तो 50% या आधे से ज़्यादा सदस्य मौजूद होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। तो मान लीजिए आधे से ज़्यादा सदस्य तो वो हो गए 200, तो 200 सदस्य सदन में मौजूद होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। और बहुमत के लिए कितने वोट चाहिए? 101 वोट।
तो अगर 101 वोट मिल गया तो सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तो विशेष बहुमत संसद के किसी भी सदन में कैसे लाया जाता है वो देख लीजिए। तो इसमें है दोस्तों संसद के जिस भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जहां पर भी विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी लानी होती है, उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 जो सदस्य हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। समझने के लिए देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये सदन हो गया जिसकी कुल क्षमता है 300, तो कुल क्षमता का 2/3 मेंबर या सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए। तो 300 का 2/3 निकालेंगे आप लोग तो आएगा 200। तो 200 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। और अगर दोस्तों संसद की जो कुल क्षमता है जो कि है 300 के आधे से ज्यादा सदस्य अपनी संस्तुति या वोट दे दिए तो स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत आ जाता है। 151 वोट हासिल करना होगा स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत लाने के लिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, संसद का जो विशेष बहुमत होता है या स्पेशल मेजॉरिटी लाने के लिए संसद के कुल सदस्यों के 2/3 जो सदस्य हों वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं कि मान लीजिए ये सदन हो गया जिसकी कुल क्षमता है 300, तो 300 का 2/3 निकालेंगे आप लोग तो आएगा 200। तो 300 में से 200 सदस्य उपस्थित होने चाहिए और उन्हें वोटिंग करनी होगी विशेष बहुमत लाने के लिए। और कुल वोट कितना मिलना चाहिए विशेष बहुमत के लिए, तो वो सदन की कुल क्षमता का आधे से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। तो अगर 151 वोट मिल गया तो स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत आ जाएगा या मिल जाएगा। उसके बाद अगला है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा संविधान संशोधन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, संसद के जिस भी सदन में स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत लाया जाता है उस सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2/3 जो सदस्य हों उस सदन की क्षमता के वो उपस्थित होने चाहिए और वोटिंग में भाग लेना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कैसे संसद के किसी भी सदन में विशेष बहुमत लाया जाता है। और इसमें दोस्तों एक चीज और जोड़ा गया है कि एक चीज तो है संसद में विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी लानी होगी, और दूसरा है कि राज्य विधानमंडलों में आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति होनी चाहिए, या भारत के जो कुल राज्य हैं उसमें आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा यह बिल या विधेयक पास होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर भारत में कुल है राज्य 30, तो 15 राज्य या 15 राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल है उनके द्वारा साधारण बहुमत से वह जो विधेयक है वह पास होना चाहिए। तभी संसद के जो विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और आगे देखिए दोस्तों कि किस बहुमत से क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा या सिंपल मेजॉरिटी द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो इसमें जो ए है वो देखिए कि अगर आपको राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना है, क्षेत्रफल को कम करना है या ज़्यादा करना है, या किसी राज्य का नाम बदलना है, तो आपको संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ये सब करना होगा। और उसके बाद बी है दोस्तों, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उस राज्य के विधान परिषद को समाप्त करना है
तो ये भी काम दोस्तों आपको संसद के साधारण बहुमत द्वारा करना होगा। और तीसरा सी है दोस्तों कि नागरिकता या सिटीजनशिप से संबंधित जो भी चेंजेस करने होंगे वो संसद के साधारण बहुमत द्वारा या संसद के सिंपल मेजॉरिटी द्वारा किए जाते हैं। और चौथा है डी दोस्तों, इसमें है कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के जो सभापति हैं और राज्यपाल और दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ता से संबंधित प्रावधान है वो पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी द्वारा या संसद के साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि संसद की साधारण बहुमत द्वारा क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति द्वारा क्या क्या संशोधन संविधान में किए जा सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अर्थात इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति द्वारा ही आप कर सकते हैं। और फिर भी है 7वीं अनुसूची से संबंधित अर्थात जिसमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आपको संसद में विशेष बहुमत लाना होगा और आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति चाहिए। और सी है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उसमें अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो भी आपको संसद में विशेष बहुमत लाना होगा और राज्य विधान मंडलों में कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति चाहिए। और लास्ट है दोस्तों, जीएसटी परिषद में अगर कोई बदलाव लाना है तब भी संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और आधे स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधान मंडलों में आधे की संस्तुति या परमिशन चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधान मंडलों के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। तो पहला है ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कार्य, दूसरा है बी, 7वीं अनुसूची से संबंधित कार्य, और तीसरा है सी, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित, और चौथा है डी, जीएसटी परिषद से संबंधित। और तीसरा है दोस्तों, संसद के विशेष बहुमत द्वारा अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्या क्या चेंजेस या बदलाव किए जा सकते हैं। तो वो किए जा सकते हैं, पहला है दोस्तों फंडामेंटल राइट में चेंजेस या बदलाव, और दूसरा है डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई बदलाव लाना है तो संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव लाने के लिए संसद में विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो अब दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ था अर्थात 15 अगस्त 1947 में वहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, और जो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखा और वे न तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते थे और न ही हिंदुस्तान में। लेकिन दोस्तों 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर पर हमला हो गया पाकिस्तानियों के द्वारा। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह थे जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, वो आए भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास और उन्होंने भारत सरकार से एक समझौता किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बीच समझौता हुआ। उसके बाद 1954 में दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर पर एक अलग अनुच्छेद 370 और 35A जोड़ा गया, और 370 और 35A के अनुसार जो कि आया था 1954 में, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा अर्थात तिरंगा मान्य नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा जम्मू और कश्मीर में। और उसके बाद देखिए दोस्तों अनुच्छेद 370 और धारा 35A के अनुसार
यदि कोई व्यक्ति 14 मई 1954 को जम्मू कश्मीर राज्य का नागरिक है या 14 मई 1954 से पहले 10 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तब उन्हें वहाँ की अस्थायी नागरिकता मिल जाएगी या उन्हें अस्थायी निवासी जम्मू कश्मीर का माना जाएगा। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में लाया गया और उसी दिन लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी हो गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में यह अधिनियम पारित होने के बाद 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पहुंचा राष्ट्रपति जी के पास और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को, और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया भारत का। तो इसके बाद 7 अगस्त 2020 से मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के राज्यपाल हैं। बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।